स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। एलटी मुख्य परीक्षा के लिए क्लास संख्या 143 है और हम पाठ्यक्रम में शामिल प्रमुख छंद देख रहे हैं। पाठ्यक्रम में जो मात्रिक छंद थे वो हम देख चुके हैं। अब कुछ वर्णिक छंद भी आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो एक प्रश्न देखिए। प्रश्न है, परवे छंद का परिचय दीजिए। परवे छंद का परिचय दीजिए। अथवा बरवे छंद को सौधारण समझाइए। बरवे छंद को सौधारण समझाइए। बरवे छंद का परिचय दीजिए अथवा बरवे छंद को सौधारण समझाइए। किस तरह देंगे इस प्रश्न का उत्तर हम? बरवे छंद, सबसे पहले इसके लक्षण बताइए कि बरवे छंद के लक्षण कौन कौन से हैं। लक्षण देखिए, इसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 7-7 मात्राएं होती है। नंबर एक, इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 12-12 तथा सम चरणों में, तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसमें यति कितने पर होती है? इसमें 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। नंबर 2, इसमें 12 एवं 7 मात्राओं पर यति होती है। 7 मात्राओं पर यति होती है। 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। यति कब होती है? 12 और 7 मात्राओं पर होती है। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। अगली बात, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। परवे छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगली बात यह है, यदि इसके सम चरणों के अंत में जगण आए तो इसका सौंदर्य बढ़ जाता है। आना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो इसका सौंदर्य बढ़ जाता है। यदि इसके सम चरणों के अंत में, यदि इसके सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में जगण, जगन मतलब जय भान है, 1 2 1, जगन आए तो इसका सौंदर्य बढ़ जाता है। यदि इसके सम चरणों के अंत में जगन आए तो इसका सौंदर्य, इसका सौंदर्य बढ़ जाता है। यदि इसके सम चरणों के अंत में जगन आए तो इसका सौंदर्य बढ़ जाता है। ये भी इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण लक्षण है। अब बात आती है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ये तो लक्षण हो गई। विशेषताएं, विशेषताएं अलग बताओ, लक्षण अलग बताओ। आपका उत्तर बहुत परफेक्ट बन जाएगा, शानदार बन जाएगा। एलटी के पाठ्यक्रम में शामिल छंदों को हम देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने मात्रिक छंदों को देख लिया था। अब जो पाठ्यक्रम में शामिल वर्णिक छंद है उनको देख रहे हैं। पहला प्रश्न लिया इस क्लास का, बरवे छंद का परिचय दीजिए अथवा बरवे छंद को सौधारण समझाइए। बरवे छंद लक्षण, इसके विषम चरणों में 12-12 तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसमें 12 एवं 7 मात्राओं पर यति होती है। इसमें 4 चरण होते हैं। यदि इसके सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में जगन आए तो इसका सौंदर्य बढ़ जाता है।
ये तो इसके लक्षण हो गई। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं देखिए। नंबर 1, यह साधारण मात्रिक छंद है। साधारण मात्रिक छंद है। साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं। क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं। 28 से कम मात्राएं होती हैं। क्या ये अर्धसम मात्रिक छंद है? बिल्कुल, यह अर्धसम मात्रिक छंद भी है क्योंकि इसके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। एक विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? यह अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। प्रेरणा जी कह रही है कि सर आपने इसको ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। हाँ, अरे थोड़ा सा ऑनलाइन वालों के लिए भी करवा दें। यह साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। अगली विशेषता इसकी क्या है? ये तुकांत मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। अगली विशेषता, यह तुकांत मात्रिक छंद है। यह तुकांत मात्रिक छंद है। यह तुकांत मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में यह तुकांत मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। यह तुकांत मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। अच्छा देखिए, अगर कोई छंद विशेष है तो उसके बारे में वो जानकारी और देंगे आप, तो आपके उत्तर में 4 चांद लग जाएंगे, उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाएगा। इस छंद के बारे में आप विशेष तथ्य भी बता सकते हैं। विशेष तथ्य, इस छंद के बारे में विशेष तथ्य क्या हैं? 2 विशेष तथ्य हैं इस छंद के बारे में। एक तो इस छंद के जनक रहीमदास जी हैं और दूसरी बात, इसे अवधि का जातीय इसे जो है वो अवधि का जातीय छंद कहा जाता है। बिल्कुल, हिंदी का जातीय छंद कवित्त है और अवधि का जातीय छंद कौन सा है? बरवे है। एक तो इस छंद के जनक रहीमदास हैं। कौन है? रहीमदास हैं। इसे अवधि का जातीय छंद कहा जाता है। 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 अब उदाहरण बताइए आप आराम से। जो लेट जुड़े हैं वो थोड़ा सा देख लें। ये जो क्लास है ये एलटी मुख्य परीक्षा के लिए है। क्लास संख्या 143 है और हम पाठ्यक्रम में शामिल छंदों को देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने मात्रिक छंदों को देख लिया था। उससे पिछली क्लास में हमने छंद को परिभाषित करते हुए उसके भेदों का उल्लेख कीजिए वो देखा था। अब इस क्लास में कुछ मात्रिक छंद जो दिए हुए थे वो तो देख ही चुके पिछली क्लास में। वर्णिक छंद और दिए हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में, तो जो दिए हुए हैं उनको और देख रहे हैं।
इस क्लास का पहला प्रश्न है, बरवे छंद का परिचय दीजिए अथवा बरवे छंद को 100 उदाहरण समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम किस तरीके से देंगे? बरवे छंद लक्षण, इसके विषम चरणों में 12-12 तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसमें 12 एवं 7 मात्राओं पर यति होती है। इसमें 4 चरण होते हैं। यदि इसके सम चरणों के अंत में जगन आए तो इसका सौंदर्य बढ़ जाता है। आना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आ गया तो बढ़ जाएगा। विशेषताएं क्या-क्या हैं इसकी? यह साधारण मात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग-अलग होती है। यह तुकांत मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। मैं बार-बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि छंद के प्रश्न आपने तैयार किए होंगे, उनको संशोधित कर लें। आपने क्या किया होगा, 2-3 लक्षण बता दिए होंगे और 1-2 उदाहरण दे दिए होंगे। इस तरीके से दीजिए उत्तर। लक्षण अलग, विशेषताएँ अलग और उस छंद के बारे में अगर कोई विशेष तथ्य है तो वो अलग। तो इससे आपका जो उत्तर है, वो प्राणवान हो जाएगा, प्रभावित करेगा वो परीक्षक को। तो इस तरीके से दें उत्तर। इस छंद के जनक कौन हैं? रहीमदास हैं। इसे अवधि का जातीय छंद कहा जाता है। अब उदाहरण दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण जो आपको याद हो वही लिखें आप। परफेक्ट होना चाहिए लेकिन, और 2 उदाहरण तो कम से कम दीजिए। 2 उदाहरण दो, 3 दो, जगह है तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो उदाहरण आप दे सकते हैं, सबसे मिलकर रहे मन, सबसे मिलकर रहे मन, बैर विसार, बैर विसार यानी शत्रुता को भुला दो। दुर्लभ नर्तन पाकर, दुर्लभ नर्तन पाकर कर उपकार, कर उपकार। देखिए ये इसका पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इधर वाले हैं विषम चरण, इधर वाले हैं सम चरण। इधर 12 मात्राएं होंगी, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इधर कितनी मात्राएं हो गई? 12। इधर कितनी होंगी? 7। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। ये अंत में आ गया जगड़। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, इससे एग्जामिनर जो है वो बहुत प्रभावित होगा आपसे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इधर हो गई कितनी मात्राएं? 7 और इधर कितनी हो गई? 12। और ये अंत में क्या आ गया? जय भान है। जगन किससे बनेगा? या माता राजभांसल का जभान से बनेगा। यहाँ पर भी वही स्थिति है। 2 और 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 11 और 12। इधर 7 होंगी, 1 2 3 4 2 6 1 7 और ये अंत में क्या आ गया यहाँ पर? जगन। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप उत्तर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक उदाहरण और देखिए। रहीमदास जी छंद के जनक हैं। वो किसी से प्रेम करते थे और जिससे प्रेम करते थे उसको कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी थी कि लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का तो है ही। क्या पंक्तियां लिखकर भेजी थी रहीमदास जी ने? प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए, प्रेम प्रीति को बिरवा, प्रीति को बिरवा चले लगाए। रहीमदास जी ने ये पंक्ति लिखकर भेज दी किसी को, जिससे वो प्रेम करते थे, उसको ये पंक्ति लिखकर भेज दी कि प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए। उसने इस को पूरा कर दिया, इस छंद को। उसने क्या लिखकर भेज दिया? सिंचन की सुधि लेना, सिंचन की सुधि लेना, सिंचन की सुधि लेना, सिंचन की सुधि लेना, ना मुरझाए, ना मुरझाए। उसने यह पंक्ति लिखकर भेज दी। इस तरह से ये छंद हो गया पूरा। अब इसमें आया है बिरवा शब्द। बिरवा कहते हैं अंकुर को। इस बिरवा से ही बरवे छंद बन गया। इसका नाम फिर बिरवा से क्या हो गया? बरवे हो गया। देखो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 9 10 और 2 12, इधर 7, 1 और 2 3 और 1 4 2 6 और 1 7। ये जगन आ गया अंत में। और यहाँ अगर देखें 2 और 1 3 और 1 4 2 6 7 8 और 2 10 और 2 12। इधर 7, 2 और 1 3 1 4 2 6 और 1 7 और ये अंत में क्या आ गया? जगन। रहीमदास जी किसी से प्रेम करते थे, उसको उन्होंने एक कागज पर लिखकर भेज दिया। क्या भेज दिया? प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए। उसने इसको पूरा करके भेज दिया।
कि सींचन की सुधि लेना, कि जब बिरवा लगाया है, अंकुर लगाया है, तो सींचने की भी सुधि लेना, यानी ध्यान देते रहना, ना मुरझाए। तो फिर प्रेम कभी भी मुरझाएगा नहीं, ये बिरवा कभी भी मुरझाएगा नहीं। इस बिरवा से ही क्या बना? बरवे छंद बना। ये पहली पंक्ति रहीमदास जी की है, दूसरी उनकी प्रेमिका की है। इस तरीके से बरवे छंद अस्तित्व में आया। तो ये एक प्रश्न कंप्लीट हो गया कि बरवे छंद का परिचय दीजिए। आपके पाठ्यक्रम में इंद्र वज्रा छंद भी दिया हुआ है, तो अगला प्रश्न इसी पर ले लीजिए। अगला प्रश्न है इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा छंद का परिचय दीजिए। इंद्र वज्रा छंद का परिचय दीजिए, अथवा इंद्र वज्रा छंद को सोधारण स्पष्ट कीजिए। इंद्र वज्रा छंद को सोधारण स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न अगर आए तो इंद्र वज्रा छंद का परिचय हम कैसे देंगे? बरवे तो मात्रिक छंद है, बरवे वर्णिक छंद नहीं है। कैसा है? मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद एक बच गया था, वो मैंने आपको करवा दिया। अब कुछ वर्णिक छंद दिए हुए हैं, तो वर्णिक छंद देखिए। वर्णिक छंदों में एक तो इंद्र वज्रा दिया हुआ है आपके, तो इंद्र वज्रा छंद का परिचय हम कैसे देंगे? बरवे मात्रिक छंद था, इंद्र वज्रा वर्णिक छंद है। अब शुरू होते हैं यहाँ से वर्णिक छंद जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा छंद। सबसे पहले बताइए इसके लक्षण। सबसे पहले इसके लक्षण बताइए। लक्षण देखो, इसके प्रत्येक चरण में तगण तगण जगण, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में तगण तगण जगण, तगण, फिर दोबारा तगण, फिर जगण, तथा अंत में दो गुरु वर्णों के योग से 11 वर्ण होते हैं। तथा अंत में, तथा अंत में दो गुरु वर्णों के योग से, दो गुरु वर्णों के योग से 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण होते हैं, ये तो इसका लक्षण हो गया। इसके प्रत्येक चरण में तगण तगण जगण, दो बार तगण, फिर जगण, और अंत में दो गुरु वर्ण, तथा अंत में दो गुरु वर्णों के योग से कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। हो गया। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताओं की अगर हम बात करें, विशेषताएं देखो, एक तो ये समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। लक्षण अलग हैं, विशेषताएं अलग हैं। ये लक्षण नहीं है, ये विशेषता है। यह समवर्णिक छंद है, यह समवर्णिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। यह समवर्णिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या एक समान होती है। 11-11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, तो ये समवर्णिक छंद होगा। ये साधारण वर्णिक छंद है क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में 26 से ज्यादा वर्ण नहीं होते, इसलिए साधारण होगा। 26 से ज्यादा हो जाते तो दंडक हो जाता। नंबर 2, यह साधारण वर्णिक छंद है, यह साधारण वर्णिक छंद है, यह साधारण वर्णिक छंद है क्योंकि, क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में, किसी भी पंक्ति में, यह साधारण वर्णिक छंद है क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में
26 से ज़्यादा वर्ण नहीं होते, 26 से ज़्यादा वर्ण नहीं होते, 26 से ज़्यादा वर्ण नहीं होते। क्या ये गणबद्ध वर्णिक छंद है? बिल्कुल ये गणबद्ध वर्णिक छंद है। टीजीटी की क्लास कब से स्टार्ट होंगी? जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उनको सारी क्लासेज एक साथ मिल गई हैं। 0 लेवल से सोमवार से शुरू करूँगा। आज और कल एलटी के लिए करवाऊँगा विशेष और आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक के लिए। इसलिए 2 दिन नहीं हो पाएँगी। सोमवार से बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर देंगे, ठीक है? यह साधारण वर्णिक छंद है क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में 26 से ज़्यादा वर्ण नहीं होते। तीसरी बात अगर हम देखें, यह अतुकांत वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद ज्यादातर अतुकांत ही होते हैं। एक सवैया तुकांत है और एक कविता तुकांत है। बाकी और में तुक्का मिलना कोई जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसलिए ये कैसा कहा जाएगा? अतुकांत वर्णिक छंद कहा जाएगा, क्योंकि चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य नहीं है। यह अतुकांत, यह अतुकांत वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है क्योंकि इसमें चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य नहीं है। चरणों के अंत में, क्योंकि इसमें चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य नहीं है। चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसमें चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य नहीं है। यह अतुकांत वर्णिक छंद है क्योंकि इसमें चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, इसमें गणों का क्रम निश्चित है। अब जिसमें गणों का क्रम निश्चित हो उसे गणबद्ध कहते, जिसमें गणों का क्रम निश्चित नहीं हो उसे गणमुक्त कहते। तो इसमें गणों का क्रम निश्चित रहता है, इसलिए यह गणबद्ध वर्णिक छंद है। अगली विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? इसमें गणों का क्रम निश्चित रहता है। इसमें गणों का क्रम निश्चित रहता है। अतः यह गणबद्ध वर्णिक छंद है। अतः यह गणबद्ध वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है। गणों का क्रम निश्चित रहता है, इसलिए गणबद्ध वर्णिक छंद है। अब इसके बाद में इसका उदाहरण आप दे देंगे। उदाहरण, तो उदाहरण आपको पता ही है कि इसमें क्या होना चाहिए था? तगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण होने चाहिए। तो ऐसा कोई उदाहरण ढूंढो। देखो, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। भाता मुझे तो नव मित्र सा है, नव मित्र सा है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। अब देखिए यहां पर पहले क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा कॉपी में मत लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। पहले इसमें क्या होगा? तगण होगा, फिर क्या होगा? तगण होगा, फिर क्या होगा? जगण होगा। तगण किससे बनेगा? ताराजय। और तगण किससे बनेगा? ताराजय। जगण किससे बनेगा? जय भान, यानी 1 2 1। 2 बार तो यह स्थिति होगी, एक बार ये होगी, प्लस में अंत में 2 क्या होंगे? गुरु वर्ण होंगे। अब देखिए ये तगण बन गया, 2 2 1, ताराज तगण बन गया कि नहीं बन गया? फिर 2 2 1, ये भी क्या बन गया? तगण बन गया कि नहीं बन गया? इसके बाद में 1 2 1, ये क्या बन गया? जगन बन गया। और ये अंत में 2 गुरु हो गए। ये क्या हो गया? यहाँ पर तगण हो गया। यह भी क्या हो गया? तगण हो गया। और ये क्या हो गया? यहाँ पर जगन हो गया। वही स्थिति यहाँ रहेगी, दूसरे चरण में भी रहेगी। इसलिए तो ये गणबद्ध है, गणों का क्रम निश्चित है। 2 2 1 तगण हो गया कि नहीं हो गया? ये 2 2 1 तगण हो गया। इसके बाद में 2 2 1, ये वापस से क्या हो गया? तगण हो गया।
इसके बाद में 1 2 1, यहाँ 2 क्यों? संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण गुरु माना जाता है, तो ये क्या हो गया? जगन हो गया, और ये अंत में 2 गुरु हो गई। तो बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये एक छंद का परिचय हमने और देख लिया। जो लेट जुड़े हैं वो देखें। देखो, रिपीट कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलटी मुख्य परीक्षा के लिए क्लास संख्या 143 है। आप आइडिया लगाइए कि मैंने एक क्लास में 2 प्रश्न भी करवाए होंगे, तो 143 क्लासेज में कितने प्रश्न हो गए। बाकी कुछ क्लासेज तो ऐसी है जिसमें मैंने एक-एक क्लास में 4-4, 5-5 प्रश्न भी करवाए हैं, 3-3 भी करवाए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को मैंने 300 प्लस प्रश्न करवाए हैं, और 300 प्रश्न कम नहीं होते हैं। एक-एक पंक्ति बोर्ड पर लिखी है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, चाहे वो इतिहास के हों, चाहे वो काव्य शास्त्र के हों, चाहे व्याकरण के हों, चाहे वो भाषा विज्ञान के हों, देवनागरी लिपि के हों, ये सब मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। चाहे रचनाएँ हों, रचनाकार हों, पद्य रचनाएँ, गद्य रचनाएँ, ये सब आपको अच्छे से करवा रखा है। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। तो छंदों को देख रहे हैं हम, पाठ्यक्रम में शामिल छंदों को। छंद पर ही ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में तो हमने ये देखा था कि छंद को परिभाषित करते हुए इसके भेदों का उल्लेख कीजिए। दूसरी क्लास में हमने मोस्टली जो मात्रिक छंद थे आपके पाठ्यक्रम में शामिल, उनको देख लिया। और ये जो तीसरी क्लास है छंद की, इसमें पहले तो एक मात्रिक छंद बचा हुआ था हमारा, कौन-सा? बरवे। इसको हमने देखा। बरवे छंद का परिचय दीजिए अथवा बरवे छंद को सोदाहरण समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? बरवे छंद लक्षण, इसके विषम चरणों में 12-12 तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएँ होती हैं। इसमें 12 एवं 7 मात्राओं पर यति होती है। इसमें 4 चरण होते हैं। यदि इसके सम चरणों के अंत में जगन आए, तो इसका सौंदर्य बढ़ जाता है। ये तो लक्षण हुए इसके। फिर इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हुई, ये हमने देखी। तो विशेषताएँ क्या-क्या हैं इसकी? यह साधारण मात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएँ होती हैं। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग-अलग होती है। यह तुकांत मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। विशेष तथ्य भी अगर कुछ है तो वो लिखिए आप, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक विशेष तथ्य तो इसके बारे में यह है कि इस छंद के जनक रहीमदास हैं, और इसे अवधि का जातीय छंद कहा जाता है। इसके बाद में हमने इसके ये उदाहरण यहाँ पर देख लिए। ये उदाहरण हमने देख लिए। ये पहली पंक्ति थी हिंदी साहित्य में बरवे छंद की, जो रहीमदास जी की लेखनी से निश्रित है कि प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए। इस बिरवा से ही बरवे नाम हुआ है। बिरवा का विकृत रूप बरवे। किसी से प्रेम करते थे, उसको लिखकर भेजा था कि प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए, कि प्रेम और प्रीति का बिरवा अंकुर लगाकर मैं चल रहा हूँ। तो फिर उसने, प्रेमिका ने पूरी कर दी इस पंक्ति को कि सिंचन की सुधि लेना ना मुरझाए, और इस बिरवा से विकृत रूप होकर बरवे बन गया। इस तरह से इस छंद का नामकरण हुआ। ओके। इसके बाद में हमने अगला छंद देखा। मात्रिक छंद यहाँ समाप्त हो जाते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में थे। अब कुछ वर्णिक छंद दिए हुए हैं, उन पर थोड़ा-सा दृष्टिपात हम कर रहे हैं। इंद्र वज्रा छंद का परिचय दीजिए। आपने सबने याद किया होगा, जब परीक्षा नज़दीक है, 2-3 दिन ही बचे हैं, तो छंद आपने याद किए होंगे। लेकिन मैं आपको केवल एक तरीका मात्र बता रहा हूँ कि छंद से संबंधित प्रश्न आए, तो उसका उत्तर हमें कैसे देना चाहिए। अब इंद्र वज्रा छंद में ये नहीं है कि बस लक्षण बताया और सीधा उदाहरण लिख दिया, इससे काम नहीं चलेगा। लक्षण अलग बताएँ, विशेषताएँ अलग बताएँ, थोड़ा अच्छे तरीके से उत्तर दें। इंद्र वज्रा छंद का परिचय दीजिए अथवा इंद्र वज्रा छंद को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इंद्र वज्रा छंद, लक्षण देखिए इसके। इसके प्रत्येक चरण में तगण, तगण, जगण तथा अंत में 2 गुरु वर्णों के योग से 11 वर्ण होते हैं। इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं? यह समवर्णिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। यह साधारण वर्णिक छंद है, क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में 26 से ज़्यादा वर्ण नहीं होते। यह अतुकांत वर्णिक छंद है, क्योंकि इसमें चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य नहीं है। तुकांत वर्णिक छंद 2 ही हैं, सवैया और कवित्त। इसमें गणों का क्रम निश्चित रहता है, अतः यह गणबद्ध वर्णिक छंद है। और ये हमने इसका उदाहरण देख लिया। तगण ताराजय 2-2-1, तगण ताराज 2-2-1, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये लिखने की नहीं है, लेकिन ऐसे करके और यहाँ गण का नाम आप लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, गुरु, गुरु। अच्छा लगेगा एग्जामिनर को ये, कि देखिए विद्यार्थी को पता है
कि पहले तगण होना चाहिए, फिर तगण होना चाहिए, फिर जगण होना चाहिए, और स्पष्ट भी हो जाएगा कि आपने जो उदाहरण लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। ये भी उसको ज्ञात हो जाएगा, तो प्रभावित होगा। ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था अतुकांत वर्णिक छंद है। तुक मिलना जरूरी नहीं है। देखो इसमें तुक मिल रही है कि लास्ट में देखो, यहाँ ता हूं, यहाँ सा है, तुक नहीं मिल रही। तुक नहीं मिल रही तो फिर ये कैसा हो गया? अतुकांत हो गया। तीसरे का मतलब ये था। चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति जो है उसको तुक कहते हैं। अब यहाँ देखिए ता हूं, यहाँ सा है, तो तुक नहीं मिल रही, इसलिए ये कैसा होगा? अतुकांत वर्णिक छंद होगा। इसके बाद में ये तो कौन सा छंद हो गया? इंद्र वज्रा हो गया। अब आपके उपेंद्र वज्रा भी दिया हुआ है, तो अगला प्रश्न उस पर ले लीजिए। अगला प्रश्न है उपेंद्र वज्रा छंद का परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है उपेंद्र वज्रा छंद का परिचय दीजिए। परिचय दीजिए, अथवा उपेंद्र वज्रा छंद को सौधारण समझाइए। अथवा उपेंद्र वज्रा छंद को सौधारण समझाइए। उपेंद्र वज्रा छंद को सौधारण समझाइए। छंद कोई सा भी पूछा जा सकता है, सारे छंद मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और मेरा तो ये मानना है कि सवैया छंद एवं इसके प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए। कवित्त छंद एवं उसके भेदों का उल्लेख कीजिए, 2 प्रश्न। और तीसरा प्रश्न ये कि छंद को परिभाषित करते हुए इसके भेदों का उल्लेख कीजिए। मेरी दृष्टि में ये 3 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी किसी भी छंद का परिचय पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला देख रहे हैं, उपेंद्र वज्रा छंद देख रहे हैं। उत्तर उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा छंद, सबसे पहले बताइए इसका लक्षण। तो इसका लक्षण क्या होगा? इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण, इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण फिर जगण एवं अंत में 2 गुरु वर्णों के योग से जगण एवं अंत में 2 गुरु वर्णों के योग से 2 गुरु वर्णों के योग से 11 वर्ण होते हैं। वर्णों के योग से 11 वर्ण होते हैं। 11 ही तो इंद्र वज्रा में थे और 11 ही उपेंद्र वज्रा में है। फिर अंतर क्या हुआ? अंतर यह हुआ कि वहां गणों का क्रम अलग था, वहां तगण तगण जगण था, यहाँ जगण तगण जगण है। 2 गुरु वहां भी थे, 2 गुरु यहाँ भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। योग से 11 वर्ण होते हैं, बस गणों का क्रम अलग हो गया। वहां क्या था? इंद्र वज्रा में क्या था? इंद्र वज्रा में तगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण थे। यहाँ क्या है? यहाँ जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण है। यानी कि गणों के क्रम का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। विशेषताएं इसकी भी वो ही रहेंगी जो इंद्र वज्रा छंद की थी। ये तो लक्षण हो गया। अब इस छंद की विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताएं सेम वो ही रहेंगी जो इंद्र वज्रा की थी, इसकी भी रहेंगी वही। लिख लो, फिर भी दोबारा लिखने में क्या जोर पड़ रहा है? एक तो ये समवर्णिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। यह समवर्णिक छंद है। यह समवर्णिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में यह समवर्णिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। एक समान
होती है। कवित्व को छोड़कर सब समवर्णिक छंदी हैं। कवित्व में भी मनहरण कवित्व और जो देवघनाक्षरी कविता है वो अर्धसम है। यह समवर्णिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। एक बात। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, यह साधारण वर्णिक छंद है क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में 26 से ज्यादा वर्ण नहीं होते। दूसरी बात, यह साधारण वर्णिक छंद है। यह साधारण वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है क्योंकि क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में 26 से ज्यादा वर्ण नहीं होते। यह साधारण वर्णिक छंद है क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में 26 से ज्यादा वर्ण नहीं होते। 26 से ज्यादा वर्ण नहीं होते। इसकी किसी पंक्ति में 26 से ज्यादा वर्ण नहीं होते हैं। अगली बात, क्या ये तुकांत है? नहीं, ये भी अतुकांत है। तुक्का मिलना अनिवार्य नहीं है, इसलिए यह अतुकांत वर्णिक छंद है क्योंकि इसमें चरणों के अंत में तुक्का मिलना अनिवार्य नहीं है। यह अतुकांत वर्णिक छंद है। यह अतुकांत वर्णिक छंद है। अतुकांत वर्णिक छंद है क्योंकि इसके चरणों के अंत में तुक्का मिलना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि इसके चरणों के अंत में क्योंकि इसके चरणों के अंत में तुक्का मिलना अनिवार्य नहीं है। यह तुकांत वर्णिक छंद है क्योंकि इसके चरणों के अंत में तुक्का मिलना अनिवार्य नहीं है। तुक्का मिलना अनिवार्य नहीं है। तुक्का मिलना अनिवार्य नहीं है। एक सवैया को छोड़ दीजिए और कवित्व को छोड़ दीजिए, बाकी विशेषताएं वर्णिक छंदों में लगभग एक समान ही होंगी। अगली बात, क्या ये गणबद्ध वर्णिक छंद है? बिल्कुल, इसमें गणों का क्रम निश्चित है, जगण तगण जगण, अंत में 2 गुरु वर्ण। तो गणों का क्रम निश्चित है, इसलिए कैसा होगा? गणबद्ध होगा। यह गणबद्ध वर्णिक छंद है। यह गणबद्ध वर्णिक छंद है क्योंकि इसमें गणों का क्रम निश्चित रहता है। क्योंकि इसमें गणों का क्रम निश्चित रहता है। यह गणबद्ध वर्णिक छंद है क्योंकि इसमें गणों का क्रम निश्चित रहता है। गणों का क्रम निश्चित रहता है। यह गणबद्ध वर्णिक छंद है क्योंकि इसमें गणों का क्रम निश्चित रहता है। हो गया। अब उदाहरण की बात आती है। उदाहरण देखो, पहले आपके माइंड में रहना चाहिए कि इसमें गणों का क्रम क्या है, वैसा ही उदाहरण देखिए। इसमें गणों का क्रम क्या था, देखो माइंड में रखें। इसमें पहले जगन होगा, जगन बनेगा जय भान यानी कि 1 2 1। फिर तगन होगा, तगन किससे बनेगा? तारा जय 2 2 1। फिर वापस क्या होगा? जगन होगा, जगन किससे बनेगा? 1 2 1 जबहन। प्लस में अंत में क्या होंगे? 2 गुरु वर्ण होंगे। ये लिखना नहीं है, ये माइंड में रखना है। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ कॉपी में आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ऐसे तो काटापीटी नहीं करनी है कॉपी में बिल्कुल भी। यानी कि पहले जगन हो, फिर तगन हो, फिर जगन हो और अंत में क्या हो? 2 गुरु वर्ण हो। तो यहाँ सबसे बढ़िया उदाहरण है, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए। बड़ा की किसे मतलब या बड़ा की छोटा कुछ काम कीजई। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजई, परंतु पूर्वा पर सोच लीजई। परंतु पूर्वा पर सोच लीजई। परंतु पूर्वा पर सोच लीजई। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए? जगन 1 2 1। बताओ ये 1 2 1 है कि नहीं? इसके ऊपर लिख देंगे यहाँ पर जगन, ऊपर क्या लिख देंगे? जगन। फिर तगन होना चाहिए, तारा जय 2 2 1। ये क्या हो गया आपका? तगन हो गया। फिर इसके बाद में जगन 1 2 1 जगन होना चाहिए।
तो 1 2 1 ये क्या हो गया, 1 2 1 ये जगन हो गया, और ये अंत में 2 गुरुवर्ण हो गए, ये भी गुरुवर्ण और यह भी क्या है, गुरुवर्ण। तो ये 2 गुरुवर्ण हो गए। वही स्थिति यहाँ रहेगी, 1 2 1 है, 1 और 2 2 1 है, फिर 1 2 1 है, बिल्कुल ठीक है, और अंत में 2 गुरुवर्ण हैं, बिल्कुल वही स्थिति यहाँ रहेगी। तो ये एक और छंद सलट गया, कौन सा, उपेंद्र वज्रा छंद का परिचय दीजिए। अब आपसे एक और छंद दे रखा है आपके पाठ्यक्रम में, वंशस्थ छंद को सौधारण समझाइए। वंशस्थ भी है आपके पाठ्यक्रम में। तो अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, वंशस्थ छंद का परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है, वंशस्थ छंद का परिचय दीजिए, अथवा वंशस्थ छंद को सौधारण स्पष्ट कीजिए, अथवा वंशस्थ छंद को सौधारण स्पष्ट कीजिए। वंशस्थ छंद का परिचय दीजिए अथवा वंशस्थ छंद को सौधारण स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम किस तरीके से देंगे, देखिए, वंशस्थ छंद, उत्तर वंशस्थ छंद। सबसे पहले तो हम बताएंगे क्या, लक्षण। देखो इसमें क्या होता है, जत जर याद रखें, जगण तगण जगण रगण के क्रम से कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण द्रुत विलंबित में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन गणों का क्रम अलग अलग है। इसमें क्या याद रखें आप, जत जर याद रखें, जत जर वंश, बस ऐसे याद रख लें, जत जर, जत जैसे मतलब जगण, तैसे मतलब तगण, और जैसे मतलब जगण, और रैसे मतलब रगण, रैसे क्या बन जाएगा, रगण बन जाएगा। ये याद रख लें आप, इसके लिए ये ट्रिक है। तो इसका लक्षण क्या हो गया कि इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण रगण के क्रम से कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में जगण, इसके प्रत्येक चरण में जगण, फिर तगण, तगण, फिर क्या है, जगण रगण, रगण के क्रम से, रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण रगण के क्रम से कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। ठीक, अब इसकी विशेषताएं बता दीजिए। विशेषताएं बताना अनिवार्य है, नहीं तो आपका प्रश्न छोटा सा नजर आएगा। 125 शब्द भी तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो विशेषताएं बताइए इसकी, जरूर प्रभाव पड़ेगा इसका, नहीं तो अधूरा परिचय होगा फिर तो। विशेषताएं क्या क्या है इसकी, देखो, एक तो ये समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद क्यों है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। नंबर 1, यह वो ही विशेषताएं होंगी जो इंद्र वज्रा की थी, वही विशेषताएं होंगी जो उपेंद्र वज्रा की थी। कुछ छंदों में सेम है विशेषताएं। यह समवर्णिक छंद है। दोबारा लिखने में आलस्य नहीं होना चाहिए, इससे स्पीड बढ़ेगी आपकी। आप 3 घंटे में 20 प्रश्नों की कहते हैं, मैं 3 घंटे में 40 प्रश्न कर दूं। आप मेरे को आजमाइए, आकर के मेरे सामने बैठ जाइए और 40 प्रश्न दे दीजिए, 200 शब्दों में लिखने हैं। मैं 3 घंटे में 40 लिख दूंगा, आप 20 तो सही ढंग से लिखें कम से कम। तो मेरी स्पीड फास्ट क्यों है, मेरी स्पीड फास्ट होने के 2 कारण हैं। एक तो मैं डेली 50 पेज लिखता हूं, आज भी मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए डेली ही नोट्स तैयार करता हूं अच्छे अच्छे, कि नई चीजें क्या जोड़ी जाए, नया परीक्षा पैटर्न क्या है। तो मैं डेली 50 पेज लिखता हूं, तो मेरी स्पीड वैसे ही मेंटेन रहती है। दूसरी बात, स्पीड आपकी तब बढ़ेगी जब आपको याद हो। अब 20 मिनट सोचने में लगा रहे हैं, 20 मिनट लिखने में लगा रहे हैं, तो 40 मिनट हो गई। सोचना नहीं है, सुपर फास्ट याद होना चाहिए आपको। याद होगा, स्पीड अपने आप बन जाएगी। तो यह समवर्णिक छंद है, यह समवर्णिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है, क्योंकि इसके
और एक हवाई जहाज नहीं उड़ाना है। प्लेन काफ़ी मिलेगी, लाइनदार तो मिलेगी नहीं। तो ऐसे नहीं है कि हवाई जहाज जो है वो अप, फिर डाउन, फिर अप, ये नहीं करना है। सर्प को नहीं चलाना है टेढ़े-मेढ़े। लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बताओ टेढ़ी है क्या कहीं लाइन? देखो, बोर्ड पर लिखने में तो फिर भी ज़ोर पड़ता है, कहीं लाइन टेढ़ी है या कोई शब्द ऐसा है जो पढ़ने में नहीं आ रहा हो। ये भी तो तरीका देखना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं है, कई क्या करते हैं, यहाँ से शुरू किया लिखना, ऐसे आ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि यार अब क्या करूँ? अब इसको सीधा कैसे करूँ? तो फिर तो वो ऐसे ही चलते रहेंगे ऐसे। या फिर कई ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। ये हवाई जहाज नहीं उड़ाना है और हवाई जहाज को डाउन नहीं लेकर आना है। लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी। शब्द जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। शिरोरेखा का प्रयोग जो है वो सही होना चाहिए। ये तो बेसिक बातें हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अशुद्धियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वंशस्थ छंद लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। यह समवर्णिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या एक समान होती है। वर्णों की संख्या एक समान होती है। अगली बात, क्या ये साधारण वर्णिक छंद है? बिल्कुल, क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में 26 से ज्यादा वर्ण नहीं होते। यह साधारण वर्णिक छंद है। यह साधारण वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद है क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में 26 से ज्यादा वर्ण नहीं होते। यह साधारण वर्णिक छंद है क्योंकि इसकी किसी भी पंक्ति में 26 से ज्यादा वर्ण नहीं होते हैं। अगली बात, यह अतुकांत वर्णिक छंद है क्योंकि चरणों के अंत में तुक का मिलना अनिवार्य नहीं है। अगले पेज पर देख लेंगे। यह अतुकांत वर्णिक छंद है। यह अतुकांत वर्णिक छंद है। क्योंकि चरणों के अंत में तुक का मिलना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि 125 शब्द भी करने हैं, क्योंकि चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य नहीं है। चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य नहीं है। चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य नहीं है। क्या ये गणबद्ध वर्णिक छंद है? हमने देखा कि इसमें जगण तगण जगण रगण, जगण तगण जगण रगण, गणों का क्रम निश्चित है। गणों का क्रम निश्चित है तो फिर ये गणबद्ध हुआ ना। यह गणबद्ध वर्णिक छंद है। गणबद्ध वर्णिक छंद है क्योंकि इसमें गणों का क्रम निश्चित रहता है। इसमें गणों का क्रम, यह गणबद्ध वर्णिक छंद है क्योंकि इसमें गणों का क्रम निश्चित रहता है। गणों का क्रम निश्चित रहता है। अब गणों का क्रम निश्चित रहता है, इसलिए ये कैसा हुआ? यह गणबद्ध वर्णिक छंद हुआ। अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण की अगर हम बात करें, क्या होगा इसमें? इसमें देखो, जगन होगा पहले। जगन मतलब जय भान 1 2 1। फिर तगन होगा। तगन मतलब ताराज 2 2 1। फिर जगन होगा। जगन मतलब जय भान 1 2 1। फिर रगन होगा इसमें। रगन मतलब राजय भा 2 1 2। एक बार तो यह स्थिति होगी, दूसरी बार यह स्थिति होगी, तीसरे नंबर पर यह स्थिति होगी, चौथे नंबर पर यह होगी। अब ऐसा कोई उदाहरण देखो। ऐसा एक उदाहरण है, दिनांत था थे दीननाथ डूबते। दिनांत था थे दीननाथ कहते हैं सूर्य को, और दीनानाथ कहते हैं ईश्वर को। दोनों में ही बहुव्रीहि समास है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक तो दिननाथ, दिन के नाथ हैं जो वह सूर्य,
और एक दीनानाथ, दीनों के नाथ हैं, गरीबों के नाथ हैं जो है वो तो ईश्वर हैं। तो यहाँ दीननाथ है, दीननाथ मतलब सूर्य, दीनांत था थे दीननाथ डूबते। पहले इसको चेक कर लो, अगली पंक्ति बाद में लिखेंगे। पहले क्या होना चाहिए, जगन होना चाहिए, 1 2 1, 1 2 1 ये हो गया जगन, इसके ऊपर लिख देना जगन। इसके बाद तगन, ताराज, 2 2 1 ये क्या हो गया, ये हो गया तगन। यहाँ जगन लिख देना ऊपर, है ना। इसके बाद में क्या होना चाहिए, जगन, 1 2 1, 1 2 1 ये वापस से क्या हो गया, जगन। अंत में रगन होना चाहिए, 2 1 2, 2 1 2 और ये क्या हो गया, रगन हो गया। बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है ये। यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। अलंकार कौन सा है, श्रुत्यनुप्रास कहाँ होता है, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां कौन सा होता है, श्रुत्यनुप्रास होता है। तय धेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, तय धेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, आते ग्रह ग्वाल बाल थे कि ग्वालों के बच्चे। मच्छर आ गए भाई, ये जो बरसात में आ जाते हैं ना, ये उड़ने वाले, क्या बोलते हैं इधर यूपी में मुझे नहीं पता। तो 1 2 1 ये हो गया, बिल्कुल सही है, जगन हो गया। 2 2 1 तगन हो गया, बिल्कुल सही है। 1 2 1 जगन हो गया, और 2 1 2 ये रगन हो गया। तो ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, एक क्लास और होगी छंद पर। देखो अभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो बच ही रहे हैं, सवैया छंद और उसके भेदों का उल्लेख कीजिए, कवित्त छंद और उसके भेदों का उल्लेख कीजिए। तो ये हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे या फिर कल देखेंगे, आज मैं भी थक गया हूं भाई। ठीक है, धन्यवाद। अभी पढ़िए आप आराम से। कल कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों पर भी चर्चा कर लेंगे हम, प्रमुख अलंकारों में अंतर भी आपको पता होना चाहिए। एलटी वाले विशेष ध्यान दें, कुछ अलंकारों में अंतर भी पूछा जा सकता है, वो भी पता होना चाहिए। तो कुछ क्लासेज आपको अलंकार पर और करवा देता हूं मैं। और जो ये 2 3 छंद बचे होंगे, एक तो सवैया बचा है, एक कवित्त बचा है, एक शायद द्रुत विलंबित बचा है, और तो कोई ज्यादा है नहीं। मैं देख लूंगा पाठ्यक्रम को एक बार। तो छंद और पाठ्यक्रम में शामिल जितने भी अलंकार हैं वो मैं कल करवा दूंगा आपको। कल थोड़ा जल्दी लग जाऊंगा आपके साथ में, है ना। तो वो और करवा दूंगा। और 1 2 रचनाकारों की विशेषताएं से भी मेरे माइंड में चल रही हैं, कि जैसे आगे के निबंधों की विशेषताएं बताइए, ऐसे कुछ प्रश्न चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और करवाऊंगा। कल आपके लिए महामैराथन क्लास लूंगा, एक लंबी सी 4 5 घंटे की एक ही मैराथन क्लास, जिसमें सब सल्टा दूं, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगते हैं। पहले तो ये जो 2 3 छंद बचे हैं, ये कुछ अलंकार, और फिर इसके बाद में और देखते हैं। कल पूरा दिन आपके नाम है, कोई दिक्कत नहीं।